हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 8.3, कक्षा 8 का गणित है। एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों की बुक है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज की जो हमारी प्रश्नावली है 8.3, हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे क्योंकि ये प्रश्नावली काफ़ी लंबी है और इसको पूरे को हल करने के लिए एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपको लगातार देखने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या है, इस जो प्रश्नावली 8.3 है इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी टर्म होती हैं जो हम प्रयोग में करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ टर्म होती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसमें एक तो मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जो कि आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, तो उस राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। आपने बैंक से लोन लिया होगा, आपके परिवार वालों ने लोन वगैरह के बारे में बात किया होगा कि किसी बैंक से हमने कुछ, मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन लिया और बैंक का कुछ ब्याज का दर होता है, तो 7%, 8%, इस प्रकार कुछ बैंक हमें रुपए ब्याज में देता है। तो ये जो ब्याज है, इसकी जो दर है वो क्या है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग होती है। चाहे वो बैंक हो, एफडी हो, या अन्य प्रकार के किसी अपने मित्र से हमने कुछ पैसे उधार लिए, तो उसका भी क्या है, ब्याज होता है। तो जो ब्याज होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का अर्थ है कि आपने जो मूलधन किसी से उधार लिया, उस मूलधन को क्या है, आधार मानकर हम उस दर से गुणा करते हैं और समय से गुणा करते हैं और उसको 100 से विभाजित करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आपने किसी से लिए और 7% उसका क्या है, ब्याज का दर है। तो यदि आपने 3 साल के लिए लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये जो 100 है ये क्या है, ये है आपका साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि जिस दर से ब्याज आपको दिया जाता है, मान लीजिए 7% वार्षिक दर से आपको किसी ने ब्याज दिया, पैसे उधार दिए, तो वो जो 7% का जो ब्याज है, 7% की दर से जो ब्याज है 100 रुपए का, वो हर साल या जो अवधि तय की गई है, मान लीजिए हर 6 महीने में आपको क्या है, जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ के, और जो नया मूलधन बनेगा उस पर फिर आपको अगले 6 महीने में उसी दर से निकालना है ब्याज। तो इस प्रकार क्या है, मूलधन में ब्याज जुड़ता रहता है और फिर जो नई राशि प्राप्त होती है उस पर फिर से हम उसी दर से ब्याज को निकालते हैं। तो इस प्रकार जो ब्याज निकलता है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। फिर इसमें क्या है, एक ब्याज दर होती है। ब्याज दर मतलब जिस दर पे आपको प्रत्येक 100 रुपए पे उसको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, वो वार्षिक भी होती है, अर्धवार्षिक भी होती है। तो जिस जो आपकी शर्त है उसके हिसाब से क्या है, ब्याज दर होती है। उसके बाद समय अवधि। समय अवधि वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, जिसको छमाही बोलते हैं, या तिमाही में भी बोल सकते हैं, 3-3 महीने में। तो वो समय अवधि, किस समय अवधि के लिए, कितनी समय अवधि के लिए आप वो पैसे उधार में ले रहे हैं। और मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का अर्थ है मूलधन जमा ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है आपका मूलधन, और यदि उसमें हम जो आपका ब्याज है, ब्याज चाहे वो साधारण ब्याज हो या फिर कौन सा ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये दोनों जो भी ब्याज आप जिस हिसाब से, जिस शर्त के ऊपर आप पैसे उधार ले रहे हैं, वो ब्याज मूलधन में यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, CI। CI का अर्थ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद इसमें एक टर्म यूज करते हैं ए का अर्थ है कुल राशि, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पी का अर्थ है मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म आती है वो आती है टी का अर्थ है टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं।
समय या अवधि। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है आर। आर को बोलते हैं रेट, यानी कि दर। जिस दर पे हम पैसे उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेट इंग्लिश में, और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ आपको टर्म है वो याद करनी है, समझना है, क्योंकि हम क्या है सवाल में बार बार इन टर्म को यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टर्म है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो किस प्रकार होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये क्या है हमारा जो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। उसके बाद यदि हमें ये साधारण ब्याज है और मिश्र धन निकालना है तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज, उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे मिश्र धन। उसके बाद हमारे पास अगली जो टर्म आती है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या लिखेंगे? ये आता है मूलधन P1 जमा दर, या फिर इसको R बोलते हैं, R/100 और ऊपर टाइम। तो ये होगा मूलधन 1 जमा दर बटे 100 और उसकी जो घात है वो क्या होगी? समय। तो ये हमारा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। हम आपको ये जो सूत्र किस प्रकार आया इसको आगे समझाएंगे। अभी के लिए आपको ये सिर्फ याद रखना है कि मिश्र धन निकालने का। तो ये हमारे पास क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज के बाद इसमें हमें मिश्र धन निकालना होगा, मिश्र धन निकालना होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा मूलधन जमा ब्याज। लेकिन यहाँ पे ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये क्या है? यहाँ पे ये मिश्र धन है, ये जो है ये मिश्र धन के साथ ब्याज है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हमेशा यदि हमें ब्याज की राशि निकालनी होती है, यदि ब्याज निकालना होता है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो क्या करेंगे? मिश्र धन घटा मूलधन। क्योंकि ये जो सूत्र है इसकी सहायता से जो हमें राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है हमें कुल राशि प्राप्त होगी, और कुल राशि को क्या कहते हैं? मिश्र धन। कुल राशि को मिश्र धन कहते हैं। तो ये हमें यदि ब्याज अकेला निकालना है तो उसके लिए मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ब्याज बच जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी सवाल हल किए हैं वो एक एक विधि से हल किए थे, चाहे वो प्रतिशत के सवाल हो या लाभ और हानि के सवाल हो। तो अब जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसको भी हम एक एक विधि से हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इस राशि को भी हम क्या है, हम एक एक विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो ब्याज निकालना है वो कौन सा निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो हमारे पास जो मूलधन है वो कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, और जो दर है वो कितनी दी हुई है? 15% वार्षिक। उसके बाद हमें समय भी दिया हुआ है, समय अवधि कितनी है? 2 वर्ष। तो यहाँ पे मान लेंगे कि यदि मूलधन 100 रुपये है तो हमारे पास 1 वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 15 रुपये। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना यदि मूलधन 100 रुपये है तो 1 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? 15 रुपये। और यदि मूलधन हमारे पास कितना है? 1 रुपये है तो ब्याज कितना होगा? 15/100। और हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 है मान लीजिए मूलधन हमारे पास। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? 15 गुणा 10,000/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ब्याज की राशि है वो कितनी आएगी? 15 को 100 से गुणा कर देंगे तो 1500 रुपये। तो इस प्रकार हमारे पास जो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया? 1500 रुपये। अब हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का 1500 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1500। तो हमारे पास जो ब्याज की राशि है वो कितनी आ गई? 3000 रुपये। तो यहाँ पे कुल राशि जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी होगी? कुल राशि होगी भुगतान की कुल राशि, ये जो मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, उसमें क्या करेंगे? 3,000 रुपये हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आएगा 13,000 रुपये, जो कुल राशि है जो कि हमें भुगतान करनी है 2 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार हम एक एक विधि से भी क्या है? साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ये तो हो गई एक एक विधि। इसी को यदि हमें साधारण ब्याज के सूत्र के द्वारा यदि निकालना होता तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, साधारण ब्याज वो क्या होगा? वो होता है मूलधन, यहाँ पे मूलधन कितना है? 10,000 रुपये गुणा दर, दर कितनी है? 15%,
गुणा समय कितना है 2 और बटे 100। ये क्या है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है जो कि अभी हमने बताया था। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास 15 दूनी 30, 30 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 3000। तो हमारे पास आप देखेंगे कि जो साधारण ब्याज है 3000 रुपये आ गया, जैसा कि एक विधि से हमने निकाला था, वहाँ पे भी हमारा ब्याज 3000 रुपये आया था। तो यहाँ पे कुल भुगतान की राशि क्या होगी, वो हो जाएगी 10,000। तो उसने क्या है उधार लिए थे और 3,000 उसका क्या है ब्याज हो गया। तो कुल राशि हमारे पास आ गई 13,000 रुपए। तो यहाँ पे भुगतान की राशि 13,000 रुपए आ गई। तो इस प्रकार हम क्या है एक एक विधि से भी निकाल सकते हैं ब्याज, और जो साधारण ब्याज का जो हमारे पास सूत्र है उसकी सहायता से भी हम ब्याज की राशि निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको निकालने का सूत्र प्राप्त करेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज का जो हमने सूत्र बताया था, मूलधन ब्रैकेट शुरू 1 जमा दर बटे 100 और उसकी घात समय, तो वो किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए सूत्र का निगम कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास 8% वार्षिक ब्याज की दर है और मूलधन हमारे पास है P1 पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। संयोजित का मतलब कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का अर्थ है कि हर साल जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है और इस प्रकार जो नई राशि प्राप्त होगी उसके लिए अगले साल उस राशि पर हमें ब्याज देना होगा। मतलब ब्याज की दर है वो उस राशि पे जो नई राशि प्राप्त होगी उस पर लगाना है। तो यहाँ पे हम पहले साल के लिए क्या है कि हम साधारण ब्याज निकालेंगे पहले साल के लिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन कितना दिया हुआ है P1 गुणा R। तो R क्या है, वार्षिक दर जो है, गुणा समय 1 कर देंगे क्योंकि ये पहले साल के लिए, और बटे 100। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, P1R बटे 100 जो है वो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो अब हमें क्या है मूलधन निकाल लेंगे। हमें पता है कि मिश्र धन निकाल लेंगे। तो मिश्र धन निकालने का जो सूत्र है A1, वो पहले वर्ष के लिए वो क्या होगा, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो हमारे पास क्या होगा, मूलधन हमारे पास है P1 दिया हुआ है और यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो कितना है P1R, क्योंकि R को 1 से गुणा करेंगे तो R हो जाएगा। तो P1R बटे 100। तो इस प्रकार हमारे पास जो पहले साल के लिए क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब ये जो प्राप्त मिश्र धन है इसमें आप देखेंगे P1 यहाँ पे भी है और P1 यहाँ पे भी है। तो P1 हम क्या है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, यदि P1 ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ 1 कर दिया, जमा ये जमा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, P1 बाहर हो गया तो R बचेगा, तो R बटे 100 ये क्या है ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस प्रकार जो पहले साल के लिए हमारे पास जो मिश्र धन है वो ये प्राप्त हो गया। इसको हम बोल देंगे P2 क्योंकि ये दूसरे साल के लिए क्या है मूलधन बन जाएगा, और पहले साल के लिए जो मूलधन था वो कितना है P1, और दूसरे साल के लिए P2 हमारे पास ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साल में ये जो राशि है इसके ऊपर साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज जो दूसरे साल के लिए निकालने का सूत्र सेम है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो समय क्या है, फिर से 1 साल के लिए निकालेंगे। तो P2 अब हमारे पास दिया हुआ है P1 ब्रैकेट 1 जमा R बटे 100। ये क्या है, P2 की वैल्यू है, यहाँ पे P2 लिख दिया। उसके बाद R बटे 100 कर देंगे क्योंकि R को 1 से गुणा करेंगे तो 1 R ही आएगा। उसके बाद अब हम इन दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे आपस में तो आप देखेंगे यहाँ पे ये P1 को R से करेंगे तो P1R बटे 100 और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे ये जो संख्या बच गई 1 जमा R बटे 100। उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, हमें अगले साल के लिए मतलब दूसरे साल के लिए मिश्र धन निकालना है या कुल राशि निकालनी है। तो कुल राशि निकालेंगे तो कैसे होगा, वो क्या होगा, ब्याज और मूलधन, यहाँ पे ये मूलधन है और ये ब्याज है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। तो P2 हमें दिया हुआ है, P2 कितना है, P2 यहाँ पे दिया हुआ है P1 ब्रैकेट शुरू 1 जमा R बटे 100। यहाँ पे P2 की मान दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे SI2, यहाँ पे जो साधारण ब्याज था इसका मान हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे ये आया है P1R बटे 100 ब्रैकेट 1 जमा R बटे 100। अब जब आप इन दोनों में देखेंगे ये जो संख्या है जो बीच में जमा का निशान है, यहाँ पे P1 फिर से कॉमन आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि P1 इसमें भी है और P1 इसमें भी है, तो ये जो P1 है ये क्या है, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 जमा R बटे 100 1 जमा R बटे 100, तो ये दोनों में क्या है कॉमन है। तो हमने क्या है ये P1 गुणा 1 जमा R बटे 100 जो है वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये पूरी संख्या क्या है कॉमन हो गई, तो हमने ये इधर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 जमा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा R जमा 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे R जमा 100, तो 1 जमा R बटे 100 1 जमा R बटे 100, तो ये क्या है 2 बार गुणा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी लिख देंगे 2। तो इस प्रकार ये P1 ब्रैकेट शुरू 1 जमा R बटे 100 की जो घात है वो 2 हो जाएगी, और ये क्या है जो तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो पहले साल के लिए मूलधन है तो यहाँ पे जो घात है वो 1 है। यहाँ पे दूसरे साल के लिए जो ये हमें मूलधन प्राप्त हुआ दूसरे 2 साल के बाद, जो कि तीसरे साल के लिए मूलधन होगा, तो ये जो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ क्या है, ये है मिश्र धन।
क्या है ये मिश्र धन। तो ये जो 2 साल के बाद जो मिश्र धन प्राप्त हुआ ये तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। और यहाँ पे दो साल के बाद कुल राशि है तो यहाँ पे घात 2 है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, एक यदि हम कई n वर्षों के अंत में यदि कुल राशि प्राप्त करेंगे तो वो होगा an बराबर P1 ब्रैकेट शुरू 1 जमा r बटे 100 और उसकी घात n। क्योंकि ये हमने जिस प्रकार यहाँ पे देखा कि पहले साल के लिए यदि निकाला मिश्र धन तो यहाँ पे 1 घात थी इसकी, यदि दूसरे साल के लिए निकाला तो 2 घात हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे साल के लिए इसको निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो n वर्षों के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी घात n हो जाएगी। तो यहाँ पे ये होगा an बराबर P1 ब्रैकेट शुरू 1 जमा r बटे 100 इसकी घात n। और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं an को, अब हम इसको साधारण भाषा में लिख लेंगे तो यहाँ पे a बराबर p ब्रैकेट शुरू 1 जमा r बटे 100। तो यहाँ पे ये जो है ये है कुल राशि या मिश्र धन भी बोलते हैं। और n का मतलब है यहाँ पे ये जो घात n है ये क्या है, समय है। इसको हम t भी लिख सकते हैं या फिर n भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद जो चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है तो कुल राशि में से हम मूलधन निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो सूत्र है ये इसका निगमन हो गया है। अब हम क्या है इसी के आधार पर कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। जो प्रश्नावली 8.3 उसका जो पहला सवाल है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12 सहित 1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जो आप प्रश्नावली 8.3 का पहले का ए जो सवाल है उसको देखेंगे तो ये हमें ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन है 10,800 रुपये। हमारे पास समय दिया हुआ है, समय क्या है 3 वर्ष। उसके बाद हमारे पास जो दर है ब्याज की वो दे रखी है 12 सही 1/2% वार्षिक। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में देना है कि ये जो दर है किस में दे रखी है, यदि वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देनी है। और यहाँ पे जो वार्षिक रूप से संयोजित, संयोजित का मतलब है कंपाउंडेड। और ये जो वर्ड यदि आपको दिखाई दे, ये जो शब्द है यदि आपको दिखाई दे तो इसका सीधा सिंपल है कि आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। यदि आपको ये जो वर्ड दिख जाए तो आपको सवाल में देखना ही नहीं, आंख बंद करके आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इसलिए यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज जो निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है, मिश्र धन घटाना है हमें। मिश्र धन में यदि हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या है, ब्याज बच जाएगा। और मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन का अर्थ होता है कुल राशि, या फिर इसको हम मिश्र धन भी लिख सकते हैं। तो उसका सूत्र हमें पता है, वो क्या है, मूलधन गुणा ब्रैकेट है 1 जमा दर बटे 100 और उसकी घात क्या है, समय। तो यहाँ पे मूलधन हमारे पास 10,800 रुपये दिया हुआ है और 1 जमा दर हमें कितनी दे रखी है, 12 सहित 1/2। तो जब इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, 12 दूनी 24 जमा 1 कितना होगा, 25/2% वार्षिक। ये हमारे पास दर हो जाएगी। तो दर हम लिख देंगे 25/2 और गुणा 100 और उसकी जो घात है वो क्या होगी, 3, क्योंकि समय कितना है 3। तो अब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा 10,800, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे ये 4 को जब 2 से करेंगे गुणा तो ये कितना आएगा 8। और अब हम इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 8 एकम 8, 8 जमा 1 9, तो 9/8 हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा 9/8 जब आप इसको हल करेंगे। और इसकी घात 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या आ जाएगी, कुल राशि प्राप्त हो जाएगी, जो कि इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज की राशि जो हमें दे है वो ज्ञात हो जाएगी। जब हम इसको हल करेंगे तो ये देखिए 8 को जब हम यहाँ पे हल करते हैं तो क्या संख्या प्राप्त होगी, 1350 हमें संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद हम इसको फिर से कट करेंगे 68.75, फिर हम इसको 8 से विभाजित कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 21.09375, ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या है इसको और यहाँ पे इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल राशि है वो ज्ञात हो जाएगी। वो आएगी कितनी आएगी, 15,377.34 रुपये, ये क्या है इसकी राशि आ जाएगी। तो चलिए इस प्रकार आपको जो चक्रवर्ती ब्याज है यहाँ पे कुल राशि है वो मिल जाएगी। यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो राशि है 15,334, इसमें से हम जो मूल राशि है यानी कि मूलधन है वो घटा देंगे तो हमारे पास जो चक्रवर्ती ब्याज है वो निकल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पहले का बी, 18,000 रुपये
2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यहाँ पे संयोजित है तो सीधी बात आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूलधन दिया हुआ है ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, समय, और ये क्या है, दर। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ दे रखी है, चौथी चीज़ हम निकाल लेंगे, कुल राशि। तो कुल राशि निकालने का हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 18,000, ब्रैकेट शुरू 1 जमा दर। दर कितनी है, दर है हमारे पास 10/100। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कुल वर्ष है वो कितने हैं, 2.5 वर्ष। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 वर्ष के लिए इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं, 2 वर्ष के लिए। उसके बाद जो राशि आएगी उसको हम 6 महीने के लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दर है वो क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है, इसलिए हम इसको एक पूरे वर्ष के लिए निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए। जो आधा जो वर्ष बच जाएगा उसके लिए अलग से हम इसको ब्याज को निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 18,000, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, गुणा 10 एकम 10 और 1 कितना होगा, 11। तो 11/10, और 2 बार है क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इस प्रकार हमारे पास जो 180 यहाँ पे मिलेगा, और गुणा 11 कितना होता है, 121। अब हम क्या है, इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो है 21,780 रुपये। हमारे पास क्या है, ये 2 वर्ष के लिए कुल राशि आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ये जो कुल राशि है ये किसके लिए है, 2 वर्ष के लिए। अब हमें जो अगला जो 6 महीना है, मतलब यहाँ जो आधे वर्ष के लिए निकालना है, आधे वर्ष के लिए कुल राशि जो हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, साधारण ब्याज से हम इसको क्या है निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, जो आधे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे 21,780 गुणा ये जो कुल राशि है, इस यदि ये निकालना है तो ये जो ब्याज है, साधारण ब्याज, इसमें हम क्या करेंगे, मूलधन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो राशि है इसमें दर क्या है, 10, और समय कितना है, 1/2, और इसके बटे में हम कितना लिख देंगे, 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 को यहाँ पे हम भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, और उसके बाद कितना आएगा, 0, और यहाँ पे 8, और ये कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,089 रुपए जो है वो आ गए ब्याज। और इसमें हमें क्या करना है, जो मूलधन है वो जोड़ देना है। मूलधन किस राशि के लिए, मूलधन क्या है हमारा, 21,780। तो यहाँ पे 21,780 रुपए इसमें जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा 22,869। तो ये जो रुपए है जब हम इसमें जोड़ेंगे, 9 को 0 में तो 9 आएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये कितना होगा, 2 और 2। तो यहाँ पे इस प्रकार 1 और 1, 2 और 2। तो यहाँ पे 22,869 जो रुपए है ये क्या है, कुल राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। ये कुल राशि हमें दे होगी। और इसके लिए यदि हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज की राशि हमें कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कुल राशि है, कुल राशि कितनी है, 22,869। इसमें से हम क्या है, जो मूलधन है हमारा वो घटा देंगे। तो ये हमें 2.5 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 6 महीने के लिए ब्याज है, और ये जो आया ये क्या है, 2 वर्ष के लिए हमारे पास वो आ गया, जो मिश्र धन है वो आ गया। तो अब हम क्या है, ये जो मिश्र धन और ये जो ब्याज है इसको जोड़ देंगे तो हमें कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। और कुल राशि में यदि हमें मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या है, जो 2.5 वर्ष के अंत में हमें जो ब्याज देना है वो राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है पहले का सी, वो क्या है कि इसमें हमें अर्धवार्षिक रूप से जो संयोजित करने के लिए बोल रहा है, जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास मूलधन जो दिया हुआ है वो कितना है, 62,500 रुपये इसका मूलधन हमारे पास दिया हुआ है। और जो समय है वो दिया हुआ है कितना है, 1/1/2, यानी कि 1.5 वर्ष के जो समय दिया हुआ है। और जो दर है वो कितनी दे रखी है, 8% दर दे रखी है। लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है कि जो ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पे ब्याज यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो इसका मतलब है 6 महीने में हमें ब्याज को निकालना है। तो हमारे पास जो देखेंगे कि 1.5 साल में कितनी 6 महीने होंगे, यहाँ पे पास 3 छमाही होगी। जो 1.5 साल है यानी कि 1/2 वर्ष है, उसमें कितनी छमाही होगी, 3। और ये जो दर है ये क्या होगी, 8% वार्षिक है। तो ये 8 रुपये, यदि 100 रुपये पे 8 रुपये हमें 1 साल में ब्याज देना पड़ रहा है तो 6 महीने में हमें कितना देना पड़ेगा, 4 रुपये। कहने का मतलब यदि हम दर को 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या है, जो 6 महीने के लिए जो राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी होगी, 4%
अर्धवार्षिक ये हमारे पास दर ज्ञात हो जाएगी। अब हम यदि कुल राशि निकालनी होगी तो अब हम कुल राशि निकाल लेंगे। जो हमारा सूत्र है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का, तो कुल राशि हमारे पास मूलधन कितना है 62,500 और ब्रैकेट 1 जमा दर हमारे पास क्या है 4/100 और समय कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे समय हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, इसलिए जो हमारे पास समय वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल में हमारे पास 3 छमाही होती है, 6 महीने 3 बार आते हैं 1.5 साल में, तो इसलिए हमारे पास 3 छमाही हो जाएगी। अब हम क्या है इसको हल कर लेंगे। 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 62,500 गुना यहाँ पे 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, तो ये इस प्रकार जो हमारे पास जो कुल राशि है वो आ जाएगी। अब हम इसको यदि हल करेंगे तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी, और कुल राशि में यदि हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास जो चक्रवर्ती ब्याज है उसकी राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा जो पहले का डी है वो सेम है। इसमें आप देखेंगे अपनी बुक में कि 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो यहाँ पे जो ब्याज है सेम जो हमने पहले का जो ये किया था सी उसी प्रकार से है। यहाँ पे भी ब्याज अर्धवार्षिक है। हमारे पास जो मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये और जो समय है इसमें दिया हुआ है 1 वर्ष, और यहाँ पे जो दर है वो कितनी है 9% वार्षिक। यहाँ पे भी ब्याज आपको अर्धवार्षिक संयोजित करना है, तो इसको आप अर्धवार्षिक, तो 1 साल में कितनी छमाही होती है 2 छमाही होती है। यहाँ पे आप ये अर्धवार्षिक इसमें हमने परिवर्तित कर दिया। जो दर है वो भी आधी हो जाएगी, तो दर को यदि हम आधी कर देंगे मतलब यहाँ पे होगा 9/2% अर्धवार्षिक। अब हम इसको कुल राशि ज्ञात कर लेंगे। कुल राशि ज्ञात करने के लिए हमारे पास 8,000 ब्रैकेट 1 जमा दर कितनी है 9/2 गुणा 100, और इसकी जो क्योंकि ये समय कितना है 2 छमाही है इसलिए 2 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या है कटता नहीं है, तो ये 200 एकम 200 और 200 जमा 9 कितना होगा 209/200 गुणा 209/200। तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। जब हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम क्या है इसको 2 से कट करेंगे तो ये होगा 10 और ये होगा 2। अब हम क्या है 209 गुणा 209 गुणा 2 इसको भाग कर देंगे और 10 से विभाजित कर देंगे। 2 गुणा 209 गुणा 209 इनको सबको क्या है गुणा कर लेंगे और 10 से भाग कर लेंगे, तो हमारे पास कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। और कुल राशि को हम जो मूलधन है वो घटा देंगे कुल राशि में, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। यदि आप अपनी किताब में देखेंगे जो सवाल नंबर 2 है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये यहाँ पे उसने उधार लिया है 15% वार्षिक दर से। उसके बाद यहाँ पे ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समय हमारे पास 2 वर्ष और 4 महीने है। तो यहाँ पे उस 2 वर्ष 4 महीने के अंत में जो उधार चुकाने के बाद उसको कितनी राशि का भुगतान करना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो मूलधन है वो दिया हुआ है कितना है 26,400 रुपये। उसके बाद हमारे पास दर दिया हुआ है 15% वार्षिक, और हमें समय भी दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष और 4 महीने हमारे पास समय है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने जो पहले का बी और सी हल किया था, यहाँ पे पहले 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, उसके बाद 4 महीने के लिए निकालेंगे। तो 4 महीने के लिए यदि हमें निकालना है तो इसको वर्ष में परिवर्तित कर देंगे। तो 4 महीने में कितने वर्ष होते हैं, हम इसको 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो यहाँ पे 1/3 वर्ष आ जाएगा। तो पहले तो हम क्या है 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके बाद 1/3 वर्ष के लिए निकालेंगे, और दोनों को जो ब्याज आएगा उसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो राशि है कुल राशि वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको कुल राशि 2 वर्ष के अंत में वो कितनी होगी, वो होगी मूलधन कितना है 26,400 गुणा यहाँ पे 1 जमा दर कितनी है 15/100, और उसकी घात हो जाएगी पूरे की 2 वर्ष के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे 26,400 गुणा यहाँ पे 5 से ये विभाजित हो जाएगा, 5 तिये 15 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पे ये होगा 20 एकम 20 और 3 उसमें जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 23/20 गुणा 23/20, क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए 2 बार ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और ये होगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 132 हो जाएगा। फिर से 2 से विभाजित हो रहा है तो ये कितना होगा 6 और फिर से 6, तो ये 66 गुणा 23 गुणा 23। तो ये जो गुणा होगा ये क्या होगा 2 वर्ष के लिए हमारे पास कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। 34,914 2 वर्ष के लिए
हमारे पास जो राशि प्राप्त हो गई 2 वर्ष के अंत में हमें कितना रुपए देना है, 34,914 रुपए। तो ये जो राशि प्राप्त हुई, ये जो आगे के जो 1/3 वर्ष है उसके लिए क्या है, मूलधन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1/3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस राशि को मूलधन मानकर 1/3 वर्ष के लिए क्या है, पहले तो हम उसका साधारण ब्याज निकालेंगे और उस साधारण ब्याज में हम क्या करेंगे, हम मूलधन को जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कुल देय राशि। तो यहाँ पे जो मूलधन है वो कितना होगा, अगले जो 1/3 वर्ष के लिए होगा 34,914 गुणा दर हमारे पास कितना है, दर हमारे पास कितना है 15, और गुणा समय कितना है 1/3 और बटे होगा 100। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5। और अब हम क्या करेंगे, इस 34,914 को 5 से गुणा कर देंगे और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास ये क्या है, ब्याज की राशि प्राप्त होगी। और ये जो ब्याज की राशि है, इसको हम इस मूलधन में जब जोड़े देंगे तो हमारे पास जो कुल देय राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। 1745 रुपये 70 पैसे हमारे पास क्या है, प्राप्त हो जाएंगे यदि हम 34,914 को 5 से गुणा करके 100 से विभाजित करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो राशि है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, जो मूलधन है कितना है 34,914, इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो कुल राशि है इसको जोड़ने के बाद वो प्राप्त होगी 36,669 रुपये 70 पैसे। तो ये हमारे पास कुल देय राशि होगी 2.5 वर्ष के अंत में। तो इस प्रकार हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो आपको क्या है, एक बार इसका साधारण ब्याज, इस सवाल को आपको 2 भागों में विभाजित करना है। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो राशि है 12,500, इसको 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से हमें साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार हमें क्या है, इसका साधारण ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि ये फैबिना ने यहाँ पे 3 वर्ष के लिए लिया है। तो यहाँ पे फैबिना लिख देंगे, ये फैबिना के लिए साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 ये 36, 36 को 125 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना होगा, 125 को 36 से करेंगे तो ये आएगा 4500 रुपये। तो यहाँ पे ये जो राशि है ये क्या है, ब्याज की राशि आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इस तरफ जो वही राशि राधा ने क्या है, चक्रवर्ती ब्याज से प्राप्त की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दर है वो कितनी है, 10%। यहाँ पे जो दर थी वो क्या है, 12%। तो यहाँ पे राधा ने जो राशि उधार में ली है वो कितनी है, 12,500 रुपये, और यहाँ पे जो दर है वो कितनी है, वो होगी 10%। तो 10/100, और समय यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष ही है। तो यहाँ पे जो कुल राशि है वो हमें निकल जाएगी, ये क्या है, कुल राशि। और यहाँ पे ये जो आया था, ये क्या आया था, साधारण ब्याज हमारे पास आया था। इस केस में जो कुल राशि है वो क्या होगी, वो होगी 12,500 जमा यहाँ पे 4500 रुपये उसका क्या है, ब्याज। तो इन मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो हमें कुल देय राशि प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो कुल देय राशि है वो कितनी है, 17,000 रुपये यहाँ पे फैबिना देगी कुल राशि। यहाँ पे जो कुल राशि है वो होगी 12,500, और ये होगा 10 सही 1/10, तो ये होगा 11/10। इसको हल करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे क्योंकि 3 घात है। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 125 को 11 से गुणा करेंगे, फिर 11 से करेंगे और फिर 11 से करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 10 से विभाजित कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 16,637 रुपये 50 पैसे यहाँ पे कुल राशि आ जाएगी जो राधा ने पे की है, यानी राधा ने जो अदा की है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी राशि अधिक है। तो हम देख रहे हैं 17,000 रुपये क्या है, अधिक है, जो कि फैबिना दे रही है। तो किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो यहाँ पे ब्याज हम निकालेंगे, तो इसमें से क्या है, जो मूलधन है वो घटा देंगे, 12,500 रुपये हम इसमें घटाएंगे। तो हमारे पास जो ब्याज है वो आ गया 4500 रुपये। तो इन्होंने तो 4500 रुपये ब्याज में दिए। अब हम इसमें 12,500 रुपये क्या है, घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 50, ये होगा 37, और यहाँ पे ये होगा 1, और ये होगा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राशि है वो हमारे पास प्राप्त हो गई।
दोनों की ब्याज राशि हमें आ गई। अब हमें क्या है, इसमें से इसको घटा देना है, तो किसने कितना अधिक दिया वो राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4500 में से क्या घटाएंगे, 4137 रुपये 50 पैसे क्या है इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जो राशि है वो आएगी, कितनी आएगी, ये 0 है तो यहाँ पे आएगा 50.2 और उसके बाद 6.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 362.50 रुपये फैबिना ने अधिक पे किए हैं, अदा किए हैं राधा से। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो इसे कितना अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता। जैसा सवाल नंबर 3 था सेम वैसा ही है। यहाँ पे अब दोनों बार ही जो वार्षिक दर है वो कितनी है, 6% है। पिछले सवाल में क्या है, एक बार 12% थी, एक बार क्या है 6% थी। तो पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसके बाद दोनों ब्याज में से क्या है, दोनों को घटा देंगे तो हमें क्या है, कितनी अधिक राशि दे हुई वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये सवाल आपको खुद हल करना। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम सवाल नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।